चलो देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है, वो भी छोटा सा तो है ही, देखने में क्या चलता है। देखो रिएक्शन क्या है SN1 में। देखो क्या होता है कि रिएक्शन में ज़रूर बता रहा हूँ, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है उसके बारे में आपको जानना है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कोई कंपाउंड्स है, इफ़ दैट विल हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम, तो obviously the center atom is known as chiral and that whole compounds known as the unsymmetric compounds। तो कंपाउंड्स के लिए कंडीशन क्या है कि अनसिमेट्रिक होना चाहिए, कायरल होना चाहिए, इनेंशियोमर होना चाहिए, और ये जो इनका इमेज बने वो क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। एक कंडीशन है। नॉट नेसेसरी कि ये हर कोई मॉलिक्यूल रखे ही, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल अगर रख भी रहा है ना तो भी वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि वहाँ कॉस पॉस हमें मिलता है। कॉस का मतलब होता है, यहाँ पे आप देखोगे सेंटर ऑफ एक्सिस बोलते हैं, पॉस का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, कॉस का मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल सकते हो, पॉज का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हो, फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाता है। जो ये सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के होते हैं, जो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो में। अगर ये सारे कंडीशन है तो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि कंडीशन क्या होना चाहिए, कंपाउंड्स अनसिमेट्रिक होना चाहिए, कायरल सेंटर एटम रखना चाहिए, इनेंशियोमर होना चाहिए। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि कंपाउंड्स एक दूसरे के मिरर इमेज का नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए। ये है क्या एग्जैक्ट मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शन, क्योंकि SN1 SN2 के कंडीशन हमने देख ही लिए हैं, तो आप देख लो यहाँ पे कैसे। क्योंकि देखो सिंपल सा है, ऑप्टिकल एक्टिव भी मैंने बताया कि 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से होने चाहिए, लेकिन आपके पास जो रिएक्शन होगा बुक में, देखो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लो। अब आप बोलोगे सर ये तो कायरल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तीनों क्या सेम ग्रुप है। हाँ है, ये सिर्फ रिएक्शन दिखाने के लिए है, क्योंकि आपके पास अगर रहेगा वहाँ पे तो आप ले सकते हो। कंपाउंड अगर है, जैसे ऑप्शन में आया कि आपके पास 2 कंपाउंड है, एक क्या है अनसिमेट्रिक है और एक सिमेट्रिक है, और दोनों 3 डिग्री है, तो आपको ऑप्शन में क्या लेना है, अनसिमेट्रिक वाले, अगर 3 डिग्री है तो, क्योंकि SN1 यूजुअली उसी के साथ होगा, वो भी फास्ट। तो देखो फिर भी मैं एक रिएक्शंस का जो पैटर्न है मैं वो शो कर रहा हूँ। सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे Br है, हैलोजन की जगह पे 3 डिग्री है ना, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टेरिकली रिपेल करेगा तो ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा, निकल जाएगा। जो हमारा क्या होता है RDS स्टेप होता है, क्योंकि मैंने बता के रखा था ये क्या है, स्लो स्टेप्स है। एक किसकी रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, SN1 की, देख रहे हो ना आप। तो होगा कि जैसे ही ब्रोमीन रिलीज हुआ तो CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, और ये हो जाएगा प्लस, और ब्रोमीन हो गया बाहर, तो ये कार्बोकेटायन बना। तो ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है, अब इसमें क्या था कि सामने से अगर देखा है तो ब्रोमीन था, और इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, ब्रोमीन निकल गया, तो अब सामने से भी इसके पास प्लेस बच गए, फ्री हो गया, तो सामने से भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। क्योंकि आप जब प्लेन में देखोगे तो इसमें ब्लैक मतलब पीछे साइड में, बैक साइड में और फ्रंट साइड में, दोनों साइड में क्या होता है, स्पेस होता है, जिससे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सके। तो देखो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट से अगर हम देखें, किससे, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट से अगर देखते हैं, तो इसके बारे में भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। राइटिंग नहीं बन रही है ना, देखो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स। अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखो ये कार्बोकेटायन था, प्लेन में ले लो आप, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पे आपको समझाने के लिए कायरल ही ले लेता हूँ। ये R1 है और ये क्या है R, तो इसमें से क्या हो सकता है, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये प्लेन में हमने लिया है, प्लेन कैसे हुआ, इस तरीके से प्लेन में है, ध्यान से देखो, तो ऐसे ही लेंगे हम। अब इसके ऊपर क्या होगा, ये तो मैंने प्लेन इसलिए बना दिया जिससे आपको समझ में आए। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे एक यहाँ लिया है, एक यहाँ लिया है, ये R'2 था, ये R'1 ले लो भाई। अब देखो ये फ्रंट है और ये क्या बैक है, तो यहाँ पर
न्यूक्लियोफाइल कोई अटैक अगर करता है, फ्रंट में जाके कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये आर डैश, यहाँ पे आर डबल डैश और यहाँ पे तो CH3 है ही, यहाँ जाके कनेक्ट हुआ न्यूक्लियोफाइल, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन, क्योंकि सामने से अटैक कर रहा है। लेकिन आपको पता है जब ब्रोमीन सामने से निकलता है ना, तो कोई अपना जैसे होता है ना कि आप अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहते हो, मम्मी पापा की याद आती है, तो वैसे ही ब्रोमीन यहाँ आसानी से इसको छोड़ना नहीं चाहता, या कोई भी हेलोजन हो आसानी से इसको छोड़ना नहीं चाहता। तो पोलर प्रोटिक होने का मतलब क्या कि जैसे ब्रोमीन निकला, मान लो यहाँ से ब्रोमीन निकला, तो इसको चारों तरफ से क्या करेगा, हाइड्रोजन सराउंड कर लेता है और इसे फिर से अटैक करने से रोकता है, किसके ऊपर, कार्बन। इसीलिए यहाँ पर मैंने बताया कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की क्या होती है, ज़रूरत होती है, कि जो H+ है ब्रोमीन को चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, उसे फिर से जाने से रोकता है। अब देखो यहाँ पे बैक साइड में तो इसके पास स्पेस था ही, अब देखो तो स्पेस था ही, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ आपके पास R डैश है, यहाँ पे क्या है, R डबल डैश है, यहाँ पे CH3 ले लो और यहाँ पे आके OH लगेगा। तो इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन, क्योंकि जब बैक साइड से होता है तो क्या बोलते हैं उसे, इन्वर्जन। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक साइड में क्या बन रहा है, रिटेंशन, और एक साइड में क्या बन रहा है, इन्वर्जन। ऊपर सामने से अटैक किया तो रिटेंशन, पीछे से अटैक किया तो इन्वर्जन। लेकिन यहाँ पर आप थ्योरेटिकली अगर देखोगे तो ऐसा बताया गया है कि अगर दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल सेम टाइम में अटैक करते हैं तो यहाँ पे इसकी भी 50% बनने के चांस है और इसकी भी 50% बनने के चांस है। तो जब ये दोनों 50-50% बनते हैं तो इनकी जो रोटेशन है, जो इनेंशियोमर रोटेशन की अगर बात करें, इनेंशियोमर जो होते हैं तो एक दूसरे को क्या करेगा, अपोज करेगा, कोई भी कंप्लीट रोटेट नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये रेशमिक मिक्सर देता है। इनके बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्या देता है, रेशमिक मिक्सर। और रेशमिक मिक्सर जो होता है एक ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव सॉल्यूशन होता है, क्योंकि अगर इसका मिरर इमेज लोगे तो ये क्लॉकवाइज जितना जाएगा उतना ही इसका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी 50% क्लॉकवाइज जा रहा है, 50% एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो एक दूसरे के रोटेशन को अपोज करते हैं, होने नहीं देते। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सर बोलते हैं। और रेशमिक मिक्सर हमारा क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इस प्रोसेस को हम रेशमाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द रेशमाइजेशन प्रोसेस। बच्चे कहते हैं अरे रेशमिक मिक्सर तो मैंने पढ़ा है, रेशमाइजेशन क्या होता है। तो व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल बैक साइड and give 50% inversion and 50% retention, such a reaction known as racemization reaction, and whatever product here will form, that is called the racemic mixture. तो यह ऐसे भी बता सकते हो आप कि when reaction is taking place in both direction, from front from back in equal rate, the solution, yeah, the product which is formed here, that is called the racemic mixture, and this process is known as racemization process, and such solution is optically inactive. ये एक्टिव होता नहीं है, क्यों नहीं होता मैंने बताया, तो इसको नोट कर लेना। लेकिन बच्चों एक प्रैक्टिकल की बात बताऊं मैं। प्रैक्टिकल की बात ये है कि अगर हम सही तरीके से अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि ये 50% बने। कौन सा, रिटेंशन। क्योंकि मैंने बताया ना कि कोई भी अपना पोजीशन आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। जैसे ब्रोमीन है, क्या आसानी से छोड़ेगा क्या, नहीं। ब्रोमीन फिर भी जाके वहाँ लगने की कोशिश करेगा। तो जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की कोशिश करेगा, ब्रोमीन उसे क्या करेगा, रोकेगा, अटैक करने से रोकेगा। जब अटैक करने से रोकेगा तो क्या वहाँ पॉसिबल है 50%? प्रैक्टिकली तो नहीं पॉसिबल है, प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, याद रखना। तो इस वजह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसका 50% से कम रेशियो बनता है और इसका 50% से ज़्यादा रेशियो। लेकिन आपको ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि आप थ्योरेटिकली यहाँ पे देख रहे हो। आपके अब अगर एग्ज़ाम में आता है, चाहे आपका जेई हो, नीट हो या बोर्ड्स हो, आपको क्या लिखना है, 50-50%। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे दोनों साथ में अटैक कर रहे हैं 50% है, 50% है, जिसे हम बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर।
तो ये किसका था, SN1 का। इसकी ग्राफ भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा, उसका ईयर भी दिखाऊंगा। क्वेश्चन इसे हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म या रिएक्शन कोऑर्डिनेशन लिख लो। और ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। सपोज करो कि यहाँ पर आपका रिएक्शन होने का स्टार्ट, ये है रिएक्शन जहाँ पे हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। कौन सा अल्काइल हैलाइड हमने लिया है, टर्शियरी मान लो। अब रिएक्शन में जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अब दिखाई दे रहा है आपको, चलो थोड़ा बड़ा देखता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे। मान लो R है, C है, R है और यहाँ पे हमारे पास X है, आप देख रहे हो। और इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्या, नहीं, बल्कि पे क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही इनिशिएटिंग एनर्जी दोगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा ऐसे। एंड देन हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पे जो बन रहा है वो कार्बोकैटायन बन रहा है। क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। क्योंकि कार्बोकैटायन बनते ही एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। एंड देन जैसे ही फिर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फिर एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। एंड देन फाइनली क्या होगा, कम हो जाएगा। अब देखोगे तो देखो क्या इसमें दो आपको पिक मिल रहे होंगे, एक ये वाला पिक मिल रहा है और दूसरा दिस वन। दोनों पिक में क्या एनर्जी का डिफरेंस है, पहले वाले का पिक कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, दूसरे का कुछ छोटा है। तो फर्स्ट वन को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी 1 और इसके ऊपर वाले को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट 1 और सेकेंड वाले को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी 2 और यहाँ पे हम ट्रांजिशन स्टेट 2 बोलते हैं। क्योंकि कार्बोकैटायन जब बनता है तो वहाँ एनर्जी कम होती है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फिर से एनर्जी बढ़ेगी, बट उतना भी नहीं बढ़ेगा जितना कि ट्रांजिशन स्टेट 1 में मिल रहा है, कम ही है। और यहाँ पे जो इंथैल्पी की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच इंथैल्पी का जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, प्रोडक्ट का होता है। किसका है, प्रोडक्ट का। इंथैल्पी का जो भी डिफरेंस आएगा तो याद रखो, कभी कभी क्वेश्चन में ग्राफ दे देता है, जेईई में शायद पूछ चुका है। जैसे इसमें क्वेश्चन जैसे था, ईयर भी मैं आपको बता दूंगा, पूछ लिया कि विच वन इज करेक्ट फॉर SN1। ठीक है, इसको अब दे दिया तो विच वन इज करेक्ट फॉर द SN1, तो कौन सा दिखाई दे रहा है, जिसमें 2 पिक है वहीं आपका SN1 है। ए नहीं है, इसमें 3 पिक है, इट कैन नॉट बी। इसमें 1 पिक है, इट ऑल्सो कैन नॉट बी। तो कौन सा है, दिस वन। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है किसको, SN1 को, याद रखना। तो इसके ऊपर भी मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको। वैसे ही हमारे पास क्या है, SN2 का भी है। SN2 जो रिएक्शन होता है, अगर आप देखोगे इसमें क्या होता है कि वो अपोजिट था ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो मान के चलो आपके पास यहाँ पे, अगर इसको भी प्लेन में मैं दिखाऊं ऐसे, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ पे क्या है, H है और यहाँ क्या है, Br है। अब Br इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखा है क्योंकि सुपर 1 डिग्री है ना, तो Br आसानी से निकलेगा नहीं। 3 डिग्री कंपेयर में इसकी बॉन्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आप इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कराओगे भी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कराते हो, तो ये Br उससे क्या करेगा, रिपेल करेगा, स्ट्रिक्टली हिंडर्ड करेगा, उसको आने से रोकेगा, अटैक करने नहीं देगा। इसलिए यहाँ प्रोडक्ट बनने का तो चांस है ही नहीं। तो फिर कैसे बनेगा, तो ऐसे केस में Br को हटाने के लिए, जैसे न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करना चाहिए, बैक साइड से, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक करेगा तब Br वहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा। जैसा कि आप सपोज करो कि आप चेयर पे बैठे हो, कोई अचानक से आए और आपको पुश करे पीछे से, तो आप क्या होगा, चेयर से नीचे गिरोगे, तुरंत ही गिरोगे। लेकिन आप के गिरने से पहले कुछ मैकेनिज्म हुआ, क्योंकि पीछे से कोई अटैक कर रहा है, अटैक किया, एनर्जी अब्जॉर्ब हुआ, तब आप गिरे। तो वैसे ही यहाँ पे है, जैसे ही वो पीछे से क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड कौन है इसका, दिस वन, बैक साइड से अटैक करेगा, वैसे ही Br क्या होगा, जाएगा। तो OH के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अब Br निकल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कैसे बॉन्ड फॉर्म और ब्रेक हो रहा है, दैट आई एम शोइंग हियर। OH है, डैश 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 डैश, C है, देखो ऐसे आप दिखा दो, बोल के क्या फायदा, क्या कर रहा हूँ। C ले लो यहाँ पे, यहाँ H ले लो बच्चों,
यहाँ क्या ले लो आप, OH ले लो, यहाँ क्या ले लो, Br ले लो, यहाँ क्या ले लो, H ले लो। तो देखो ये ट्रांजिशन, इसे हम एडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडक्ट। ये हाईली अनस्टेबल होता है, एक तरीके से भी इंटरमीडिएट है, बट वी से एडक्ट। ये हाईली अनस्टेबल होता है। इसका कार्बन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। SN1 में जो कार्बोकेटायन था वो भी हमारा क्या था? sp2 हाइब्रिडाइज। आप देखोगे तो इसका भी कार्बन क्या है? sp2। पेंटावैलेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, पेंटावैलेंट मतलब 5 बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा। तो आप सोचोगे ये sp3d होना चाहिए। नहीं, sp3d नहीं है ये, बल्कि है क्या? sp2, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये पार्शियल बॉन्ड है, याद रखना। तो इसलिए क्या होगा? ये sp2। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एडक्ट्स। क्या बोलते हैं इसको? एडक्ट्स। और हाईली अनस्टेबल होता है। और फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? ये जो Br है निकल जाएगा। आप यहाँ पे दिखा दो, Br माइनस चला गया। आप इधर दिखा दो, Br माइनस गया और आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। किसके साथ? ठीक है, पीछे से बनेगा ना। तो यहाँ पे ऐसे दिखा दो, H, यहाँ H और यहाँ पे OH और यहाँ पे H। जिसे हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन या इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो याद रखना, दिस इज द सिंगल। आपको दिखाई दे रहा होगा 2 स्टेप्स, बट ये 2 स्टेप्स नहीं है, ये 1 स्टेप से ही है। याद रखना, ये तो कैसे बॉन्ड ब्रेक और फॉर्म हो रहा है, दैट्स आई एम शोइंग हियर। यही इसका क्या है? RDS है। यही इसका RDS है, जिसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स बोलते हैं। तो कैसे होता है SN2 रिएक्शन जो मैंने दिखा दिया, इसके ऊपर प्रॉपर मैं एक नोट्स आपको दे दूंगा, जिसमें SN1 SN2 तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्टिकल एक्टिव कैसे होते हैं, स्टीरियो आइसोमर जब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको पता चलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो और होप आपको समझ में आया होगा। जितने भी कंडीशन है और रिएक्शन है अच्छे से इसको मेमोराइज कर लो, क्योंकि ये पार्ट अगर आप अच्छे से कर ले रहे हो तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये SN1 SN2 का है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, फिर उसके बाद स्टीरियो आइसोमर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और कुछ मिसलेनियस रिएक्शन भी रहेगा विच वी विल डू इन नेक्स्ट। मिसलेनियस रिएक्शन भी करेंगे, SN1 SN2 के भी ऊपर रिएक्शन करेंगे। इसके पहले वाले जो पार्ट थे जो हमारे छूट गए उसके ऊपर रिएक्शन करेंगे, और फिर उसके बाद ही हमारा स्टार्ट होगा स्टीरियो आइसोमर, जिसमें आपको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अच्छे से बताऊंगा, आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तब तक आप अपना ख्याल रखो। टिल देन टेक केयर।